नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे समुद्री जल के गुणधर्म से संबंधित क्षारता। समुद्र के जल में क्षारता क्या होती है? बच्चों, अगर अब देखा जाए तो समुद्र जल का जो औसत खारापन होता है वह 3.5% होता है। अर्थात अगर हम देखें तो प्रति किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम सागरीय नमक घुला हुआ होता है। इस में मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड के आयन पाए जाते हैं। बच्चों, पृथ्वी के तापमान वितरण की जो असमानता है कि पूरे पृथ्वी पर एक जैसा तापमान नहीं होता है और उसके साथ साथ मीठे जल की आपूर्ति जो सागर में आकर नदियाँ मिलती हैं उनकी असमानता आदि जो बातें होती हैं वह समुद्री जल की जो क्षारता है उसको अपने तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंध में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। उष्ण कटिबंध अगर हम देखें तो आपके आ जाएगी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ देखिए विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो क्षेत्र हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। ठीक है, वहाँ पर तापमान अधिक होता है और साथ ही साथ वहाँ पर वाष्पीभवन की जो गति होती है वह भी अधिक होती है और इसलिए इन क्षेत्रों में समुद्र का जो जल होता है उनका खारापन, वहाँ पर जो लवणता होती है, वहाँ की जो क्षारता होती है वह अधिक होती है। अगर हम विषुवत रेखा के पास देखें, विषुवत रेखा के पास देखें अगर, तो यहाँ पर 5 अंश उत्तर से लेके 5 अंश दक्षिण, अक्षांश के बीच जो शांत पेटी है वहाँ के आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए रहते हैं और इन क्षेत्रों में प्रतिदिन आरोही प्रकार की वर्षा होती है। उष्णकटिबंध के कांगो और अमेज़न जैसी जो बड़ी नदियां हैं जो महासागर में या सागर में आकर मिलती हैं, जिसके कारण सागर में जो मीठे जल की आपूर्ति है वह अधिक होती रहती है और इसके साथ ही अधिक तापमान से वाष्पीभवन की जो गति होती है वह भी अधिक होती है। तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में क्षारता का जो प्रमाण होता है वह साधारण होता है, न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत अधिक होता है, क्योंकि वाष्पीभवन अधिक हो रहा है और साथ ही साथ जो कांगो और अमेज़न जैसे बड़ी जो नदियां हैं वह अपने साथ अधिक मात्रा में मीठे जल की आपूर्ति करते रहती हैं। इसके साथ अगर हम जाते हैं मध्य अक्षांश रेखीय पट्टियों में जो 25 अंश से 35 अंश उत्तर और दक्षिण, 25 अंश उत्तर से 35 अंश दक्षिण, कर्क रेखा से हम ऊपर जाएंगे और नीचे मकर रेखा से नीचे आएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? वर्षा कम होती है और साथ ही साथ नदियों से आने वाले जो मीठे जल हैं वह भी कम होते हैं। इस पट्टे में मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं और यहाँ के जो समुद्र है
उनके जो जल की क्षारता है वह क्या होती है, अधिक होती है। वाष्पीभवन अधिक होता है और मीठे जल की जो आपूर्ति होती है वह कम होती है। साथ ही साथ जो समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेश हैं, अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण वहाँ का तापमान कम होता है। 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच का अगर हम देखें क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर आपको मध्य अक्षांश जो रेखीय पट्टी बताई गई वह 35 अंश उत्तर, तो 35 अंश से लेकर हम 66.5 अंश जा सकते हैं। तिरछी जो सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती हैं वहाँ का तापमान कम होता है और बर्फ़ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति जो होती है वह अधिक होती है। इसलिए समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेश में या क्षेत्रों में बढ़ती जो अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश के कारण समुद्र जल की क्षारता इन क्षेत्रों में कम होती है। और जब इसके साथ साथ हम ध्रुवीय प्रदेशों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का तापमान तो आप जानते हैं बहुत कम होता है और साथ ही साथ ध्रुवीय प्रदेश में वाष्पीभवन की गति भी कम होती है, जिसके कारण ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्री जल की जो क्षारता होती है वह सबसे कम पाई जाती है। बच्चों, नमक, ये देखिए यहाँ पर क्यारियाँ बनाकर नमक तैयार किया जाता है। अधिक से अधिक जो नमक होते हैं वह समुद्री के पानी को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं और उसके बाद समुद्र का पानी उसमें भर दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा आने के कारण उन क्यारियों में अपने आप पानी चला जाता है। समुद्र का पानी भरने के बाद सूर्य के किरणों से उनका वाष्पीकरण होता है और सूर्य के धूप के कारण या ऊर्जा के कारण वो पानी धीरे धीरे वाष्पीभवन होते रहता है, अर्थात सूखता रहता है। धूप के कारण सूखने पर सारा पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और पानी सूखने के बाद क्यारियों में क्या बच जाएगा, सिर्फ नमक बचा रहता है। और उस नमक को हम जमा कर लेते हैं और उनकी सफाई की जाती है। सफाई होने के बाद यही नमक जो है वह हमारे भोजन में उपलब्ध कराए जाते हैं। बच्चों, हमारा जो भोजन होता है उनका स्वाद बढ़ाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भोजन में या सब्जी में नमक डाला जा रहा है, तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ विविध रसायन एवं औषधि तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ कि आप कुल्फ़ी या आइसक्रीम खाते हैं, तो कुल्फ़ी और आइसक्रीम बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो कुल्फ़ी और आइसक्रीम बनाते हैं, वह जब उसमें बर्फ़ का मिश्रण करते हैं उसको कड़क बनाने के लिए, उसमें वह क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नमक बर्फ़ के गलनांक को बढ़ा देता है। बर्फ़ को पिघलने से नमक रोकता है, जिससे बर्फ़ काफ़ी समय तक पानी में नहीं बदलता। इसलिए हमारी जो कुल्फ़ी है और आइसक्रीम है वह हमेशा जमी रहती है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर हम देखें तो किसी भी पदार्थ को अधिक दिन तक रखने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके घरों में मम्मी
अचार बनाती होंगी, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक नमक होता है, बहुत तेज़ नमक होता है। तो अगर हम उसमें नमक अधिक डालते हैं तो हमारा जो अचार है वह अधिक अधिक दिन तक बना रहता है। बच्चों, भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, आपने पढ़ा होगा छठी में कि अगर हम अपने घर पर कोई नमकीन या नाश्ते में पोहा वगैरह बना रहे हैं, तो अगर एक साइड उसी पोहे को आधा आधा कर लीजिए, एक में नमक डालिए और एक में नमक नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए बिना नमक वाला, और उसके बाद टेस्ट करेंगे आप नमक डालकर। तो दोनों में आपको फ़र्क पड़ेगा कि हमारे भोजन का जो सबसे अच्छा स्वाद है उसको बढ़ाने के लिए भी हम नमक का उपयोग करते हैं। समुद्री जल की जो क्षारता होती है उसके कारण समुद्री जल की जो उत्प्लावकता है वह बढ़ जाती है बच्चों, जिसके कारण भारी भरकम जो जहाज है वह समुद्र के पानी पर तैरते हैं। और इसी उत्प्लावकता का उपयोग जो है या क्षारता का उपयोग हम यातायात के लिए करते हैं। उत्प्लावकता क्या है? अब यहाँ पे आपको एक शब्द आया, ये देखिए, जहाज या नाव आप बोल सकते हैं, बचपन में आप खेले होंगे इसको। तो यह पानी के ऊपर तैर रही है, लेकिन अगर हम असली का जहाज देखे जाए तो वो भी तैरने के कारण समुद्री जल की जो क्षारता है उसके ऊपर निर्भर करती है। जो समुद्री जल की क्षारता है उसके कारण उत्प्लावकता बढ़ जाती है। उत्प्लावकता बल क्या है? द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उसे हम उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है, जिसे हम उत्प्लावक केंद्र भी कहते हैं। उत्प्लावक बल का जो अध्ययन है वह सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। उनका सिद्धांत था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभार होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि समुद्र के जल में जो क्षारता होती है वह औसतन 3.5% लवणांश होता है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम समुद्र जल में आपको 3.5% लवण प्राप्त होगा। इतने अधिक खारेपन के कारण जो मृत सागर है उसकी उत्प्लावकता भी असामान्य रूप से अधिक होती है, इतनी कि आदमी इस समुद्र में डूब नहीं सकता और वह लकड़ी की तरह पानी में हमेशा तैरते रहेगा। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि महासागरों में सतही लवणता का वितरण कैसा है। ये देखिए, आपके सामने चित्र दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महासागर जल की लवणता क्या है। ठीक है, तो बच्चों, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का या सागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल के घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारण करने में किया जाता है। इसका मतलब अर्थात
1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक में जो ग्राम की मात्रा होती है उसके द्वारा किया जाता है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितना ग्राम नमक घुला हुआ, उसकी लवणता कितनी है। इसे प्रायः हम प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में हम व्यक्त करते हैं। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। अब इस लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं देखेंगे। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण कितना हो रहा है, और तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की जो लवणता है वह नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करता रहता है, जिसके कारण लवणता को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग देती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता। और सबसे अधिक जो लवणता वाले क्षेत्र हैं वह आप देखेंगे, जैसे मृत सागर। मृत सागर में लवणता कितनी है, 238 प्रति 1000। टर्की की वान झील जो है वहाँ पर समुद्री जल की लवणता 330 प्रति 1000 है। और ग्रेट साल्ट झील, यहाँ पर जो लवणता है वह 220 प्रति 1000 है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ का वितरण है, गहराई के साथ साथ अगर हम देखें तो हमेशा लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जो होती है वह जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण हमेशा बढ़ते रहती है, या ताजे जल के मिलने से भी कभी कभी घट सकती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट हो जाता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर हमेशा स्थित होता है। लवणता को अगर हम देखें तो गहराई के साथ बढ़ता है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हम हैलोक्लाइन कहते हैं, उस क्षेत्र में यह तीव्रता से बढ़ता है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को भी प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की जो लवणता है वह बढ़ती है, जिसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है,
इसे हम लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। ये जो आपको मानचित्र दिया गया है बच्चों, यह महासागरों में सतही लवणता का वितरण दिखाया गया है। क्योंकि महासागरों में हर महासागर में एक जैसी लवणता या एक जैसा तापमान या कह सकते हैं कि एक जैसी क्षारता नहीं होती है। अगर हम खुले महासागर की बात करें तो वहाँ पर उनकी लवणता जो होती है वह 33/1000 से 37/1000 के बीच होती है। चारों तरफ से घिरे हुए जो लाल सागर है वहाँ पर यह लवणता 41/1000 तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नद, आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर है ना। जो आर्कटिक क्षेत्र है एवं ज्वार नद के मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35/1000 के बीच पाई जाती है और गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ की जो लवणता होती है वह 70/1000 होती है। यह क्षेत्र है बच्चों, यह जो है यह क्षेत्र, यहाँ पर वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। इसके पहले भी आपको बताया गया कि गर्म एवं शुष्क क्षेत्र ये है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या प्रदेश। अगर हम प्रशांत महासागर में चले, प्रशांत महासागर, तो यहाँ पर लवणता में भिन्नता, इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। प्रशांत महासागर का विस्तार जो है वो बहुत अधिक अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम भागों में लवणता प्रशांत महासागर में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में महासागर की जो लवणता वह 35/1000 से कम होकर 31/1000 तक हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का जो पिघला हुआ जल है वह महासागर में पहुंचता है, जिसके कारण उसकी क्षारता जो हो जाती है वह कम हो जाती है। इसी प्रकार 15 अंश से 20 अंश दक्षिण के बाद यह जो लवणता है वह 33/1000 तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो होती है वह 36/1000 के लगभग है और इसकी उच्चतम लवणता जो है वह 15 अंश से 20 अंश अक्षांश के बीच पाई जाती है। इसी तरह हम अन्य महासागरों की लवणता भी देख सकते हैं बच्चों। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए जो अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता यहाँ पर पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है और वाष्पीकरण जो होता है वह कम होता है। भूमध्य सागर, वो भी आपको पता होगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर की जो लवणता है वह वाष्पीकरण के कारण अधिक हो जाती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। अब हम चलेंगे हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में अगर हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की औसत लवणता जो होती है वह 35/1000 है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गंगा नदी का जो मीठा जल वह हमेशा बंगाल की खाड़ी में मिलता रहता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो
अरब सागर। अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कमी के कारण अधिक पाई जाती है। ताजे जल की जो होती है, ताज़ा जल या अर्थात हम बोल सकते हैं कि मीठा जल यहाँ पर अरब सागर में नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ की लवणता जो होती है वह कम होती है। बच्चों, इस तरह से हम महासागर में जल की क्षारता को हमने देखा है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ पॉइंट्स आपको बताई गई है, अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो समुद्र जल, एक पॉइंट मैं और बता रही हूँ, समुद्र जल की जो क्षारता है वह कैसे मापी जाती है। समुद्र जल के 1000 वजन वाले हिस्से के जल के सभी क्षार मिलाकर जितने भार का अनुपात होता है उसे हम समुद्री जल की क्षारता कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें उदाहरण के तौर पर, तो समुद्री जल के 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो में जल में घुली हुई क्षारता की मात्रा अगर 40 ग्राम है, 1000 समुद्र जल है और उसमें क्षारता जो है वह 40 ग्राम है, तो जल की क्षारता कितनी प्रति हजार हो गई? 40 प्रति हजार क्या ग्राम, ऐसा हम कह सकते हैं। और समुद्री जल की क्षारता को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों हमारा समुद्र जल की क्षारता का लेसन समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए।